तो प्यारे बच्चों, क्या हाल है? होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड स्टडीइंग प्रॉपर्ली। चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने ये देखा था लास्ट टर्म पे कि दो चार्जेस Q1 एंड Q2 जब सेपरेट किए जाते हैं किसी सर्टेन डिस्टेंस d से, इफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑफ देम Q1 एंड Q2 का जो प्रोडक्ट होता है अगर वो ग्रेटर देन 0 होता है तो जो नल पॉइंट होता है यानी कि जो न्यूट्रल पॉइंट होता है यानी कि वो पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है उसकी पॉसिबिलिटी उन चार्जेस के बीच में होती है। ठीक, साथ ही साथ हमने ये भी देखा था अगर Q1 Q2 लेस देन 0 हो यानी कि दोनों चार्जेस की अगर नेचर अपोजिट हो तो ऐसे केस में जो नल पॉइंट होता है वो आस पास यानी कि साइडवेज होता है यानी कि आजू बाजू होता है एंड इट इज ऑलवेज क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज। ठीक, तो उसी के फॉर्मूलेज जो हम लोगों ने लास्ट टर्म पर डिस्कस किए थे, फॉर्मूलेज मैंने आपको लिखाए थे, उन फॉर्मूलाज के साथ में एक ग्राफ बनाना हमारा बाकी था, वो हम आज की क्लास में बनाएंगे। ठीक है, तो वो ग्राफ बनाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिकैप फिर से यहाँ पे देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या सीखा था एंड उनके कारण जो डायग्राम बनता है, जो आइसोलेटेड एक सिंगल चार्ज का जो डायग्राम बनता है वो कैसे बनता है, जिससे कि आपको आज का सेशन बहुत ही ज्यादा आसान लगे। ठीक है, तो आओ देख लेते हैं फटाफट से। सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है ना। पॉजिटिव चार्ज जो है उसके कारण अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना है तो क्या आप लोग ऐसे ड्रॉ करोगे, ऐसे दूर जाता हो। ठीक, अब अगर मैं बात करूं इसके ग्राफ की, ठीक है, तो ग्राफ के लिए मुझे पर्टिकुलर फंक्शन यानी कि फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है ना। तो फॉर्मूला मैंने कैप्चर किया, E की वैल्यू थी k/r²। तो मुझे पता चला कि k तो कांस्टेंट है, Q पर्टिकुलर चार्ज है वो भी कांस्टेंट है। तो मुझे पता चला कि जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा यानी कि जैसे जैसे हमारा सर्कल बड़ा होगा, देखना रेडियस, जैसे जैसे रेडियस बड़ा होगा वैसे वैसे ये r की वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है ना। और दूर चले जाओगे और ज्यादा हो जाएगी। तो अगर आप ध्यान से सोचो तो r अगर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है तो क्या E को कंटिन्यूअसली घटना चाहिए? मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इफ r is increasing E will be drastically decreasing because of the power स्क्वायर हो रहा है ना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमें जो है ग्राफ बनाना है एंड अगर थोड़े ग्राफ का आपको आइडिया हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि इनवर्स फंक्शन यानी कि व्हेन देयर इज अ इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी तो उसका ग्राफ हमेशा कुछ इस तरीके का कर्व बनता है। ये अगर आप याद रखें तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अगर आप अपने मन से प्लॉट भी करना चाहें 1 2 3 ऐसे वैल्यूज रख के तो भी आप कर सकते हैं, बड़ा आराम से ग्राफ ड्रॉ हो सकता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा। मुझे पता है कि इसका शेप इस तरीके का होता है इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है, बट मैं आपसे कहूँगा आप अपनी तरफ से जरूर इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, ईमानदार बन के करिएगा। अब सुनिए ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है ये वो प्लस चार्ज है जो यहाँ रखा हुआ है, मैंने इसको ओरिजिन पे माना है। कहाँ पे माना है मैंने इसको? ओरिजिन पे इसको मैंने माना है। ठीक, अब ओरिजिन से आगे यानी कि इस वाली साइड में सब कुछ पॉजिटिव है एंड इस वाली साइड में सब कुछ नेगेटिव है। किस एक्सिस पे मैं बता दूं, ये एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव है एंड इस तरफ ये एक्स एक्सिस पे नेगेटिव है। ठीक है, अब आता हूं मैं वाई एक्सिस की बात करता हूं। ऊपर की डायरेक्शन में यहाँ पे पॉजिटिव है एंड नीचे की डायरेक्शन में वहां पे नेगेटिव है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मेरे हिसाब से आप सभी को कन्वेंशन प्रॉपर्ली क्लियर होंगे, है ना। इस y एक्सिस पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को रखा है एंड x एक्सिस पे मैंने जो है डिस्टेंस यानी कि r को रखा है। ठीक है, एंड चलो आगे बढ़ते हैं। अब शुरुआत करता हूं मैं ओरिजिन से जस्ट बगल में एक पॉइंट लिया 0.001, बहुत ही नजदीक का। अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा छोटी है, अगर r टेंड्स टू 0 है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा? इसीलिए जब r 0 के आसपास है तो मैंने E के लिए डॉटेड लाइन बनाई है एंड डॉटेड लाइन ये शो करती है इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। ठीक है, तो यानी कि इससे जस्ट आगे आप ऐसे देखना, इससे जस्ट आगे का जो भी पॉइंट है क्या उसकी फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में है? अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे
यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की ऊपर यहाँ से स्टार्ट हो रही है। फिर मैं जैसे जैसे दूर जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा, मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी बताया था, क्या ये संभव है कि मैं स्केल को बालों से रगड़ के अगर मैं ऊपर रखूं तो वो नीचे पीसेस ऑफ पेपर इतना ऊंचा जंप मार ले? नहीं। क्यों? क्योंकि जितना दूर जाते हैं फील्ड उतना ही कमजोर होता जाता है। मैंने आपको उस वक्त पे भी सिखाया। यहाँ पे भी वही सेम चीज है, फील्ड की शुरुआत में इतना स्ट्रॉन्ग है कि E की वैल्यू ऑलमोस्ट इनफाइनाइट है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ when R tends to 0, electric field tends to infinite and the value will be plus infinity. Yes or no? ध्यान रखें। Gradually as R is increasing, and I will say definitely when R tends to infinity, जब R infinity बन जाएगा, at that time electric field will become 0. Hence ये यहाँ पे जो है y की 0 वैल्यू को टच कर रहा है। बट हम इसको टच करते हुए इसलिए भी दिखाते हैं why we keep dotted line, because we haven't observed infinity. Infinity is a hypothetical thing. हम ये मानते हैं कि हाँ बहुत दूर जाकर कुछ ऐसा एक्टिविटी हो रहा होगा, ठीक है। तो hence we don't make the graph in continuous. We keep a dotted line at the end, ठीक है। एंड पे जो है dotted line रख के आपको छोड़ना पड़ेगा। This is the signature that some quantity is going and approaching infinite, ठीक है। चलो यहाँ की बात तो हो गई। अब इससे पीछे, इस चार्ट से पीछे की तरफ, यानी कि इस चार्ट से इस तरफ, ये वाली डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में एरोस की डायरेक्शन पीछे की तरफ है। एरो की डायरेक्शन यहाँ इस तरफ होना ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में नेगेटिव है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है तो मेरा y नेगेटिव इस डायरेक्शन में होता है नीचे की तरफ, इसीलिए मेरे ग्राफ की बिगिनिंग यहाँ से होगी। अब अगर बिगिनिंग यहाँ से होगी तो इस वाले एंड की अगर मैं बातचीत करूँ तो ये वाला एंड भी ओरिजिन से बहुत नजदीक में है। तो मैं कह सकता हूँ when R tends to 0, E will tends to infinite. इस पर जो infinite है वो माइनस infinite है, hence I am keeping it डाउनवर्ड, बिकॉज आप यहाँ से इस तरफ से जो है इसके नजदीक पहुंचे हैं नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो as R approaches infinite, जैसे R infinite पर अप्रोच करेगा E की वैल्यू जो है it will tend to 0। तो इस एंड पे जो है जैसे जैसे दूर जाएंगे इस एंड पे भी ये 0 के पास में आए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि इनिशियली हाईएस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जितना नजदीक रहोगे चार्ज के उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड होगा। बट देन एकदम जैसे आगे बढ़ोगे स्पीड से घटना शुरू होगा, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये घटते 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 ये भी 0 पे आ गया और ये घटते 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 ये भी 0 पे आ गया। याद रहे डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि एक ईस्ट में है दूसरा वेस्ट में है। ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि ये वाला फील्ड कमजोर है और ये वाला फील्ड स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये नीचे है ये ऊपर है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। नेगेटिव और पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता रहे हैं, उसके सिवा कुछ नहीं। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों की ताकत सेम तरीके से घटेगी, ठीक है। सपोज मान लो इस वाले गोले पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर 100 है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे भी 100 होगा बेटा। बस फर्क इतना होगा कि ये 100 जो है प्लस का होगा और ये 100 जो है माइनस का होगा, सिर्फ इतना फर्क है। नंबर तो सेम है ना, नंबर सेम है, माइनस और प्लस सिर्फ डायरेक्शन के लिए, याद रहे, है ना। फिर मान लो अगले पे जाके कुछ कम होता है, तो मान लो यहाँ पे प्लस का 50 हो गया, तो अगले वाले पे माइनस का 50 हो जाएगा। बट अगेन सर्कल पे फील्ड फिक्स है, कांस्टेंट, 50 है तो 50 ही होगा चारों तरफ ऐसे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। फिर इसी तरीके से अगला ग्राफ आता है अपना नेगेटिव चार्ज का। तो नेगेटिव चार्ज के लिए जो फील्ड लाइंस होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो इस तरीके से अप्रोच करती हैं चार्ज को चारों तरफ, ठीक है। तो अगर वो चार्ज को अप्रोच करती हैं तो अगर मैं कहीं का भी इसका डायग्राम बनाऊं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, अगर मैं कहीं का भी इसका डायग्राम बनाऊं तो ध्यान से सुनना, इस चार्ज की जस्ट राइट हैंड साइड पे जो फील्ड की डायरेक्शन है वो नेगेटिव में है। तो इसका मतलब इसके आगे यानी कि इस डायरेक्शन में जहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन नेगेटिव है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव आ रहा है, यानी कि नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव और पॉजिटिव एक्स है, इसलिए इन दोनों को यूज करते हुए फोर्थ क्वाड्रेंट मुझे यूज करना पड़ रहा है। कुछ समझ आई आपको बात? इस डायरेक्शन में
अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, बिकॉज इफ आई एम कीपिंग दिस एज ओरिजिन, तो इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव है बट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव है। तो ऐसी क्वाड्रेंट जहाँ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव हो और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला नेगेटिव हो, वो फोर्स क्वाड्रेंट होगा। तो ग्राफ हमारा न्यू ड्रॉ, ठीक है। वापस से वही सेम चीज, नजदीक रहूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट, दूर जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। सेम चीजें मैं नहीं रिपीट कर रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज है, ठीक है, टुवर्ड्स द चार्ज है, बट यहाँ पे एक्स नेगेटिव है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव है। तो एक्स नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट तो ग्राफ है, ठीक है। इस तरीके से जो है नेगेटिव चार्ज का ग्राफ बनाया जा सकता है। अब आने वाले सेगमेंट में मैं इन दोनों को एक साथ एक के सामने एक रखूंगा, सो दैट कि वी कैन क्रिएट अ ग्राफ ऑफ अ कॉम्बो, एक कॉम्बो का ग्राफ हम बना सकें, ठीक है। चलिए देखते हैं। सेम सवाल जो है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाया है, जिसकी डिस्टेंस नल पॉइंट की हमने निकाली है ना। वो पॉइंट बताना है जहाँ पे दोनों चार्जेस के कारण तीसरा चार्ज अगर रखा जाएगा तो उस पे फोर्स जीरो आएगा, या फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा। मैं फिर बताता हूँ, सुने। पहली कैटेगरी है Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो। Q1 Q2 का ग्रेटर देन जीरो होना ये बताता है कि Q1 एंड Q2 बोथ आर ऑफ सेम नेचर, बोथ आर ऑफ सेम साइन बोल दो या फिर नेचर बोल दो, ठीक है। तो मैंने Q भी पॉजिटिव लिया और Q भी पॉजिटिव लिया, ऐसा इसका मतलब सेम साइन, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब ये हटा देता हूँ, कहीं आपको इससे थोड़ा कंफ्यूजन नहीं, ये इस तरह करना। फिर अब मुझे क्या करना है, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूंगा फिलहाल ओरली। तीन लोकेशन है मेरे पास, एक ये A, एक इधर सेंटर में कहीं पे B और एक इधर C। अगर मैं आपसे पूछूं, और आपने अगर पिछला लेक्चर अच्छी तरह समझा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं इन A, B, C तीनों पोजीशन में से कौन सी लोकेशन पे पॉसिबिलिटी है कि कोई तीसरा चार्ज अगर मैं रखूं तो उस पे फोर्स जीरो है, या फिर कौन सी लोकेशन ऐसी है जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दोनों चार्ज के कारण जीरो। ये दोनों एक ही सवाल है ना। तो हम लोगों ने प्रूव किया था कि इस वाली लोकेशन पे नहीं, सॉरी, हम लोगों ने प्रूव किया था कि सेंटर की लोकेशन पे जो है ऐसी पॉसिबिलिटी आएगी, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं होता और यहाँ पे भी नहीं होता इस लोकेशन पे, यानी कि इन दोनों में से, इन दोनों के बीच में कहीं पे भी कोई ऐसी लोकेशन होगी जहाँ पे फील्ड जीरो भी होगा एंड कोई दूसरा, सॉरी, तीसरा चार्ज अगर रखा जाए तो उस पर फोर्स भी जीरो होगा, ठीक है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी किया है, ठीक है। तो मैंने आपको सिखाया था हमेशा छोटे चार्ज से एक्स डिस्टेंस लेना, और उसका प्रूफ करके जो हमने फॉर्मूला निकाला था वो ये था, x इक्वल टू रूट अंडर क्यू डी। हमेशा जो चार्ज छोटा है उससे डिस्टेंस x लेनी है, तो उसके सामने वाला रूट भी उसी का होगा। तो मैंने q से x डिस्टेंस मानी, तो मैंने इसीलिए यूज भी किसको कर लिया, q को कर लिया, ऐसे, है ना। तो लेट दिस पॉइंट बी P, यहाँ पे मैं यहाँ पे P पॉइंट बना देता हूँ, ठीक है। तो एकदम मैंने बिल्कुल एकदम सब सीध में लिया है, जिससे कि आपको समझने में कहीं कोई तकलीफ ना आए, ठीक है। तो दिस इज इट। अब ध्यान से सुनना, एज द अबव केस रेफर्स टू Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो एंड नल पॉइंट लाइज इन बिटवीन देम। नल पॉइंट यानी कि वो पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, है ना, एंड जहाँ पे फोर्स भी जीरो होगा। अगर कोई तीसरा चार्ज अगर आप रख दो वहाँ पे तो फोर्स भी जीरो होगा। ये वो पॉइंट होता है नल पॉइंट, ठीक है। तो नल पॉइंट इनके बीच में आ गया, ये तय हो गया। अब x का फॉर्मूला जब यूज किया Q1D अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2, अगर आपको याद हो तो उससे मेरा आंसर आएगा D/3। सॉल्व करके देखिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, दिस इज D/3 एंड D/3 पे यहाँ पे फील्ड जीरो हो जाएगा, यानी कि आपका कर्व यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस करेगा इसको, इस जगह, एंड दिस रिमेनिंग डिस्टेंस है इट विल बी 2D/3, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ हमारा बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा, ये यहाँ से इसको इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा और ये यूं निकल जाएगा। फिर लास्ट में मुझे फिर डॉट्स रखने हैं, तो डॉट सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इनफाइनाइट को जो है यहाँ पे नहीं दिखा सकता कर्व पे, ठीक है। यूं कुछ इस तरीके का हमारा इधर का ग्राफ बनेगा। अगर आपको समझना है, देखो सबसे पहली चीज तो मुझे ये तो कंफर्म हो ही गया कि इस पॉइंट पे यानी D/3 पे जीरो होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इस लाइन पे है, तो ये यहाँ डॉट आ गया, ठीक है। तो D/3 कोऑर्डिनेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, ठीक है। अब इसके पीछे का ग्राफ ऐसा क्यों है,
वो आपके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है ये रहा, ठीक। अब आपको सिर्फ ये सोचना है कि नीचे की डायरेक्शन में यहाँ पे नीचे क्यों चला गया, ये ऊपर टच करके ऊपर भी जा सकता था, आपके मन में ये हो सकता है। तो ऐसा फाइंड आउट करें। इसको फाइंड आउट करने के लिए, इसको समझने के लिए आप क्या कर सकते हो, सोच के देखो। इस 4Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो है सामने जाती हुई उस तरफ, और इसके कारण ये डायरेक्शन है। तो अगर आप d/2 से इस इलाके मतलब d/3 से, अगर d/3 से 0 है इसके इलाके में जाओगे तो ये ताकतवर हो जाएगा, ये ताकतवर हो जाएगा तो इसका फील्ड उस तरफ है, वो नेगेटिव डायरेक्शन है, तो इसका मतलब जो है नेगेटिव में आपका ग्राफ चला जाएगा क्योंकि ये ताकतवर हो रहा है। d/3 पे इसका और इसका दोनों का इफेक्ट कैंसिल आउट हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ d/3 के इस तरफ इसका इलाका है इस Q का, तो ये जीतेगा। तो इस Q का फोर्स या फिर फील्ड इस तरफ है, इस Q का फील्ड इस तरफ है, तो d/3 से पहले ये जीत है एंड पॉजिटिव डायरेक्शन का फील्ड है क्योंकि वो डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन का ग्राफ। बट d/3 के जस्ट आगे 4Q का फील्ड है, 4Q की डायरेक्शन यूं है उस तरफ, तो इसलिए इसका ग्राफ नहीं। ठीक, अब आते हैं 4Q के इस तरफ क्या होगा, यानी कि C वाली बाजू। 4Q के कारण भी अवे, Q के कारण भी अवे, दोनों के कारण जो है चार्ज फील्ड ऐड हो रहा है और उसी डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होने के कारण ग्राफ आपका आएगा। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में आ जाओ, A वाली बाजू में Q के कारण भी इस तरफ, 4Q के कारण भी इस तरफ, तो दोनों की डायरेक्शन इस तरफ आ रही है, ऐड तो हो जाएंगे मगर ये डायरेक्शन कौन सी है, नेगेटिव, तो नेगेटिव होने के कारण so this will be the graph which will be formed in this situation। ठीक है, मे बी पॉसिबल आपको ये एक बार में थोड़ा क्लिक ना करे, अच्छी चीज है, अच्छी चीज में हमेशा थोड़ा बहुत ट्विस्ट होता है, थोड़ा बहुत हो सकता है भेजा गरम हो, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक्सरसाइज होनी चाहिए, कुछ नई चीज सीखने के लिए कुछ थोड़ा सा हमें अटेंशन ज्यादा देना चाहिए। मैं इसको एक बार और रिपीट करता हूँ बट दूसरे सवाल पे, आप यहाँ पे ध्यान से देखना होगा। ठीक है, अब अगली बार क्या है, Q1 Q2 <0 है, यानी कि इसका मतलब ये है कि दोनों चार्जेस जो हैं डिफरेंट नेचर के होंगे, यानी कि एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा चार्ज जो है वो नेगेटिव नेचर का होगा। सामने देख सकते हो। ठीक है, देखें नाउ इन दिस केस नल पॉइंट इज ऑलवेज साइड वाइज, यानी कि आजू बाजू होता है, and it is always closer to the smaller charge, हमेशा नजदीक के चार्ज पे होगा। इसका फॉर्मूला भी डिराइव करवाया था आपको, Q चार्ज के पार्ट में एक मानूंगा क्योंकि मैग्नीट्यूड बाई दोनों में से छोटा ये वाला चार्ज है, याद रखें, साइन मत देखना, मैग्नीट्यूड बाई छोटा चार्ज मुझे चाहिए और मैग्नीट्यूड बाई Q है। ठीक है, तो Q के पास जो x डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला होगा कुछ इस तरीके का, एंड नीचे इस बार नेगेटिव सब्ट्रैक्शन का साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 4Q पहले लिख दो, Q बाद में लिख दो, मगर नेगेटिव के बाद याद रखना Q2 Q2 माइनस Q1 करना है, एंड ये माइनस हटा के करना है, वरना अंडर रूट ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी इज ए इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, इसलिए 4Q का अंडर रूट करना है। ये सब चीजें छोटी छोटी जिनका आपको ध्यान रखना है। तो मुझे इस तरीके से ये पता चल गया कि यहाँ पे कुछ d डिस्टेंस पे नल पॉइंट आएगा, यानी कि P पॉइंट यहाँ आकर करेगा, दिस विल बी द नल पॉइंट है। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पे भी फील्ड 0 नहीं हो सकता, और अगर फील्ड 0 नहीं हो सकता तो इनका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब सुनना, अब ये ग्राफ ऐसा बनेगा कि थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड बनेगा, उसके बारे में हमें बातचीत करनी है, चलो उसके बारे में बातचीत करते हैं। पहले तो यहाँ टच नहीं करेगा इस एक्सिस पे, आप इतना जान लो, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे फील्ड 0 नहीं आ सकता। ऐसा क्यों, फिर से मैं क्या करूंगा, 3 लोकेशन ले लूंगा A B C। ठीक है, तो पहले मैं B पॉइंट की बात कर लेता हूँ, इसके बीच के इलाके Q के कारण फील्ड अवे, -4Q के कारण टुवर्ड्स, तो दोनों अगर जुड़ गए तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ग्राफ आपका पॉजिटिव। ठीक है, सिंपल है। अब आते हैं कि याद रखें, हमेशा ये चीज आपको पता भी होनी चाहिए, 4Q के कारण इसका जो एडिटिव इफेक्ट है, ठीक है, वो कमजोर होगा जैसे जैसे इससे वो दूर जाएगा। ठीक है, एंड Q के कारण जो इसका इस तरफ का इफेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग होगा जैसे जैसे इसके पास में रहेगा। ठीक है, तो जब इस चार्ज के पास में रहेगा तब सबसे ज्यादा वैल्यू आपको किस तरफ मिलेगी, चार्जेस, ध्यान से सोच के देखो आप। ठीक है, फिर अगर मैं Q से इस तरफ नजदीक गया है ना, आप ऐसे इसको ऐसे ब्रेक कर लो,
मैं एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा मार्क कर देता हूँ रेफरेंस के लिए, दिस इज D/2 वाली लोकेशन, ठीक है। इसको आधा आधा तोड़ दिया तुमने, D/2 वाली लोकेशन। अब आप सिर्फ ये सोचो कि इस इलाके में और इस इलाके में, ठीक है, कौन से इलाके में इसका और इसका इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि अगर इधर इसको सेंटर मान से अगर कटोरा ड्रॉ करूंगा तो कटोरा ही बन जाएगा, वो सिमेट्रिक कटोरा होगा कुछ ऐसा, ठीक है। बट वो सिमेट्रिक तब होगा जब ये प्लस का क्यूब हो, ये माइनस का क्यूब हो। अभी ये ज्यादा मैग्नीट्यूड का है और ये छोटे मैग्नीट्यूड का है, इसलिए कटोरे की डिजाइन थोड़ी डिफरेंट हो रही है ना। तो वो डिजाइन डिफरेंट क्या होगी ये मैं आपको बताऊंगा, बट मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन पॉज करके आप थोड़ा सा इसके बारे में सोचो, ठीक है। तो ध्यान से सोचें क्या हो सकता है इसके बारे में, आगे बढ़ते हैं, देखो मैं समझाता हूँ, ठीक है। अगर तुम्हें थोड़ा वक्त चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे और पीछे यानी कि दोनों साइड से उसको डिस्कस पहले कर लेता हूँ। P पॉइंट का समझ लो, -4Q के कारण जो फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, Q के कारण जो फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी। तो मैंने E1 इसको माना और E2 इसको माना। अब आप खुद बताओ, मैं Q1 से तो बहुत दूर हूँ, मतलब इस Q से तो बहुत दूर हूँ, अगर P पॉइंट हूँ तो इसका इफेक्ट तो ऑलमोस्ट 0, तो ये वाला एरो तो खत्म हो गया। तो जिंदा कौन बचा? E2, यानी कि जीतेगा कौन? -4Q का फील्ड। अगर 4Q का फील्ड जीतेगा तो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो आपका यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरीके समझे नहीं समझे, है ना, क्योंकि इसके कारण फील्ड वहाँ वीक है। अब इस टाइप के कारण फील्ड यहाँ स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये इसके नजदीक का पॉइंट है, और -Q के कारण कंपैरेटिवली वीक है, ठीक है। इसीलिए तो यहाँ नल पॉइंट आ रहा है, और नल पॉइंट आने के कारण, अच्छा अब पहले ये सोच लो, Q1 के कारण अवे E1 है ना, Q2 के कारण टुवर्ड्स E2। P पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, वैसे अपोजिट डायरेक्शन में E1 इधर जा रहा है, E2 इधर जा रहा है। P पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, बट उससे पहले P पॉइंट से पहले क्या होगा, पहले कौन जीत रहा होगा? पक्की बात है पहले E1 जीत रहा होगा, क्योंकि Q ताकतवर है इस इलाके में, है ना। तो अगर E1 जीत रहा होगा तो नेगेटिव फील्ड है, तो नेगेटिव फील्ड का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा एंड ये यूं पार करेगा एंड इस तरीके से, मैं इसको थोड़ा सा एडिट कर दूं, इस तरीके से ऊपर जाएगा और फिर ये यूं निकल जाएगा, कुछ इस तरीके का ये इसका ग्राफ बनने वाला है ना। और ये यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ पे टच करके निकलेगा। अगेन सेम चीज, अब उधर बीच में चलते हैं, अगेन सेम चीज मैं बताऊंगा। Q के नजदीक में अगर मैं यहाँ बात करूँ इस इलाके में, तो E1 स्ट्रॉन्ग है, दूर है, E2 इस तरह से मगर वीक है कंपैरेटिव। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो E1 वीक है, E2 स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड भी स्ट्रॉन्ग, ये खुद भी स्ट्रॉन्ग डिस्टेंस वाइज भी, तो यहाँ सुपर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से जो मेरा ग्राफ बनता है इसका कुछ इस तरीके का बनता है कि यहाँ पे नेगेटिव को ज्यादा टच करता है और यहाँ पे थोड़ा ज्यादा गैप रहता है, और ये बताता है कि यहाँ पॉजिटिव में खूब तेजी से राइज कर रहा है बट यहाँ स्विंग बहुत ज्यादा कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी सिमेट्री थोड़ी इस तरह कटोरे की प्रिंटेड रहेगी, थोड़ा सा आपको इस तरीके से फील, फिर से बताता हूँ सुनना। E1 इसके कारण का फील्ड है, E2 इसके कारण का फील्ड है, इसके नजदीक होने के कारण E1 स्ट्रॉन्ग है और E2 इससे दूर है इसलिए वीक है, तो यहाँ पे इसका कटोरा नीचे ज्यादा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे E2 स्ट्रॉन्ग है, E1 वीक है, तो इसलिए जो है ऐसे। अदरवाइज आप सिंपली ये सोचेंगे कि आपको जो 4 ग्राफ मिलेंगे और चारों में से आपको सोचना होगा कि कौन सा ग्राफ सही है, तो आप सिर्फ याद रखें कि ये ऊपर है, 0 को टच करना है, सिर्फ इतना याद रखें और कुछ, ठीक है। चलो सेट यहाँ तक ही है, अभी फिलहाल सिर्फ इस पे फोकस करें, उसके बाद आगे ऑटोमेटिकली वी विल मूव ऑन टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइट, ठीक है। हेलो, तो चलो आगे बढ़ाते हैं हमारा डिस्कशन, हम लोग मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो दायरा होता है, जो रीजन होता है, उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, ठीक है। आप अच्छी तरह जानते हो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड पे एंड डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है। तो अगर इन दोनों में से किसी भी एक पैरामीटर में कोई भी चीज अलग हुई तो वी कैन से कि वो फील्ड नॉन यूनिफॉर्म यानी कि वेरिएबल है, ठीक है। चलो मैं समझाता हूँ कैसे, ध्यान से देखो। सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं से आ रही है, ठीक है, ये यहाँ ओरिजिनेट हो रही है कहीं पे और यहाँ पे टर्मिनेट की तरफ आगे बढ़ रही
ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल होने के साथ साथ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर स्मॉल डी है तो इधर की डिस्टेंस स्मॉल डी है, इधर भी डिस्टेंस स्मॉल डी है, यानी कि दे आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। ऐसी कंडीशन में जो फील्ड लाइन होती हैं हम कहते हैं कि उनका मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इज गिवन बाय डिस्टेंस और सेपरेशन बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव लाइन। ठीक है, तो फील्ड लाइन के बीच की जो दूरी है अगर वो कांस्टेंट है, वो सेम है तीनों जगहों पे, देन आई कैन से कि मैग्नीट्यूड बाय EA, EB and EC will be same. And also if direction is also same, then I can say vectorly also EA will be equal to EB equal to EC. तो vectorly भी अगर ये same हो गया, then I can call it a uniform electric field, because ये दोनों ही पैरामीटर पे same निकला, direction by B and magnitude by B. Direction will be always indicated by an arrow. तो arrow जो direction देगा वही आपकी फील्ड की डायरेक्शन होगी। नेक्स्ट केस, अब नेक्स्ट केस में क्या हो जाता है कि स्पेस जो है अब बढ़ जा रही है। यहाँ पे डिस्टेंस जो है मान लो अगर d थी तो दिस डिस्टेंस विल बी नाउ 2d एंड दिस डिस्टेंस विल बी नाउ 3d। तो अगर डिस्टेंस इस तरीके से बढ़ जाए तो ऑटोमेटिकली समझ जाना कि यहाँ पे फील्ड कमजोर है, यहाँ कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है, यहाँ और ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो द ऑर्डर ऑफ फील्ड विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो इस सिचुएशन में मैं कह सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड वाइज से ये वैरी कर रहा है बट डायरेक्शन इज सेम, एंड डायरेक्शन कैन बी रिटन एज सेम बट मैग्नीट्यूड विल बी डिफरेंट। ऐसे सिचुएशन में ये वेक्टर जो है अनइक्वल वेक्टर कहलाते हैं और मैं कह सकता हूँ कि फील्ड इज not uniform, hence it is a case of non-uniform field. ठीक है, I have also written hence B will be counted in non-uniform electric field category. फिर आता है अगर फील्ड लाइन को घुमावदार यानी कि सर्कुलर आर्क शेप दे दिया जाए तो क्या होगा, तब क्या होगा, हर पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे मान लो A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, कर्व होने की सिचुएशन में क्या होता है, हमेशा हमें टेंजेंट ड्रॉ करना होता है, तब जाके मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है उस जगह का। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड EB, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड EC, तो उस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, तब जाके जो है मुझे उस पर्टिकुलर जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ठीक है, तो इफ फील्ड लाइंस आर कर्व्ड, then direction of electric field changes at every point and it is given by a tangent at that point. ये याद रखें, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर यहाँ पे इस पूरे सेपरेशन में भी अगर डिस्टेंस भी सेम रहती है तो मैं कह सकता हूँ कि इन पॉइंट पे मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट होगी। इसके कारण फिर से जो है ये फील्ड कैसा हो जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेन यहाँ पे डिस्टेंस जो है फिर से वैरी कर रही है, ये D है, दिस इज 2D एंड दिस इज 3D। तो यहाँ पे डिस्टेंस बाय द मैग्नीट्यूड वैरी कर रहा है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर वेरिंग एट ईच पॉइंट, बिकॉज हर पॉइंट पे आप ध्यान से देखोगे तो टेंजेंट की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली बदल रही है। ठीक है, तो इफ टेंजेंट इज चेंजिंग द डायरेक्शन दैट मीन्स electric field की direction is continuously changing, hence I can say direction as well as magnitude both are changing in this current situation. ठीक है, now हम बात करते हैं what are electric field lines of force. ठीक है, what are electric field lines of force. जैसा कि नाम बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो लाइन होती हैं जहाँ पे गलती से भी अगर मैंने कोई चार्ज रख दिया तो उस लाइन पे उस चार्ज पे फोर्स तुरंत एक्ट करना शुरू कर देगा। मतलब अगर इस पॉइंट पे मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके ऊपर फोर्स भी जो लगने लग जाएगा वो QE फोर्स लगने लग जाएगा, सेम डायरेक्शन में लगने लग जाएगा। इसीलिए इनको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स, बिकॉज यहाँ पे इन लाइन पे फोर्स अप्लाई होने लगता है चार्ज पार्टिकल पे। ठीक है, और अगर मान लीजिए अगर नेगेटिव चार्ज रख दूं इसी पॉइंट से तो नेगेटिव के लिए आप जानते हो उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगने लग जाता है, तो अगर नेगेटिव चार्ज रख देंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने लग जाएगा, बिकॉज आपको यहाँ पे -Q लिखना पड़ेगा, तो -Q इज एक्चुअली अपोजिट। ठीक है, तो ये याद रखें, हालांकि आगे आ जाएगा। नाउ
दे आर बेसिकली ड्रॉन टू विजुअलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि नहीं दिखता हमें, मुझे अभी भी नहीं दिख रहा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, बट इन प्रैक्टिकल आप मान के चलिए मोबाइल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं, आपके टीवी से, आपके सेट टॉप बॉक्स से, आपके लैपटॉप से, हर जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं, बट आपको नहीं दिखाई देती, ठीक है। तो ये एक इमेजिनरी लाइन बनाई जाती है सो दैट कि आप इस कंसेप्ट को थोड़ा लाइवली फील कर सको एंड सेंस कर सको, ठीक है। दे आर इमेजिनरी लाइन drawn such that tangent to any point gives the direction of electric field at that, ठीक है, tangent to that point gives the direction of electric field at that point, सारी बात कर रहे हैं, tangent जो है उस पॉइंट की जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा, है ना। अब याद रखें और इस चीज को समझ भी लें, मैं इसके बाद में आपको हालांकि यहाँ पे टाइम काफी कंज्यूम हो जाएगा, तो मैं जो है अगले सेशन में अगला जो वीडियो बनाता हूँ उसमें आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पे ऑलरेडी लिख के और एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे जो है ये प्रॉपर्टीज अवेलेबल है और इनका क्या मीनिंग होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको जैसा कि बता रहा था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक। तो जैसा हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फील्ड लाइंस होती हैं वो उस चार्ज से शुरू होके इंफिनिटी पे जाके टर्मिनेट होती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा वही है, और Q ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव चार्जेस के लिए दे ओरिजिनेट फ्रॉम द चार्ज एंड टर्मिनेट एट इंफिनिटी, ये पॉइंट ध्यान रखें। फॉर Q लेस देन 0 यानी कि इफ द चार्ज इज नेगेटिव इन नेचर देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन will originate from infinite and terminate on charge itself, है ना। तो चार्ज पे टर्मिनेट करेंगी इस तरीके से, ये वो चीज है जो आप ऑलरेडी जानते हो। वी आर जस्ट समराइजिंग एवरी सिंगल थिंग टुगेदर। अब बात आती है इफ द चार्जेस ऑफ सेम नेचर, इफ द चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर, है ना, एंड आर केप्ट एज शोन, यानी कि इफ Q1 Q2 का प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 0 then Q1 is actually equals to Q2 in magnitude, है ना। तो किस तरीके की फील्ड लाइन होगी वो ड्रॉ करना हमें आना चाहिए। तो Q चार्ज यहाँ पे भी रखा है एंड Q चार्ज यहाँ पे भी रखा है, दोनों के कारण फील्ड लाइन दबे रहेंगी, बट बिकॉज ऑफ द रिपल्शन फैक्टर ये फील्ड लाइन जो है यहाँ पे इस तरीके से इनके बीच में आप देख सकते हो कुछ ना कुछ रिपल्शन फैक्टर होगा। इसीलिए जो कभी भी आपने देखा हो तो हम जब दो मैग्नेट से नॉर्थ पोल लेके आने की कोशिश करते हैं तो दे रिपेल की तरफ धक्का देते हैं, उसी तरीके से इन चार्जेस को जब आप पास लाओगे तो दे विल बी रिपेलिंग ईच अदर अवे फ्रॉम ईच अदर, है ना। तो दूर धक्का दे रहे होंगे एंड दिस विल बी नोन एज लेटरल प्रेशर, यानी कि साइड वाइज प्रेशर, ठीक है, इसको बोलते हैं लेटरल प्रेशर। अदरवाइज अगर मैं थोड़ा सा बदलाव कर दूं, इस चार्ज को Q रखूं और इसका मैग्नीट्यूड बढ़ा के 2Q कर दूं, तो आप ये फील करोगे कि फील्ड लाइन पहले से ज्यादा इस तरफ बढ़ गई है। हालांकि रिपल्शन अभी भी मेंटेन रहेगा एंड अगर मैं बात करूं इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है इसके कारण रिपल्शन का वो F1 है और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो F2 है, और मैं आप सबसे पूछूं कि बताओ F1 F2 में से कौन सा फोर्स बढ़ा, है ना। तो मैं अगर आपको ऑप्शन दूं, ऑप्शन 1 इज F1 इज ग्रेटर देन F2, ऑप्शन बी F2 इज ग्रेटर देन F1 एंड ऑप्शन सी F1 इज इक्वल टू F2, तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे बताएं। ऐसी सिचुएशन में दोनों पे रिपल्शन तो लग ही है, बट कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्ग है, F1 F2 या फिर क्या, ठीक है। तो सोचिए और मुझे बताइएगा, मैं आपसे यही सेम चीज जो है आगे पूछूंगा, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मे बी पॉसिबल हम इसको लास्ट में डिस्कस करें, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो पहली चीज तो ये कि चार्ज से फील्ड लाइन शुरू होगी, टर्मिनेट इंफिनिटी पे होगी, तो सारी की सारी फील्ड लाइन बाहर की तरफ जा रही हैं, वो आप देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ से एक चीज और सामने आती है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर बढ़ जाए तो फील्ड लाइंस भी बढ़ जाती है, ठीक है, इनफैक्ट एग्जैक्टली बढ़ जाती है। अगर मान लो यहाँ 4 फील्ड लाइंस है तो यहाँ 2Q पे 8 फील्ड लाइन होनी चाहिए, एकदम एग्जैक्टली डबल हो जाए। मैंने भी काउंटिंग इतना ध्यान से नहीं बनाया, बट स्टिल यू कैन नोट इट डाउन कि जैसे 8Q पे 8
यहाँ पे 4 लाइन है तो 2q पे 8 लाइन पक्की है, ठीक है। अगर आमने सामने q और नेगेटिव q दो चार्जेस इस तरीके से रखे हो तो फील्ड लाइन कैन ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव वन, ये आप ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिव से नेगेटिव किधर, पॉजिटिव से नेगेटिव बाकी सारी। अच्छा ये फील्ड लाइन जो है ये भी जाके इसको मिलेगी, मगर कहाँ मिलेगी पता नहीं, तो हमने इसको इनफाइनाइट पे अप्रोच करते बनाए, इनफाइनाइट पे जाके इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आमने सामने होंगे तब आपकी ड्राइंग इस तरीके की बनेगी। पॉजिटिव आमने सामने होंगे तो ड्राइंग इस तरीके की, ठीक है। नाउ द फोर्थ पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर ओपन कर्व्स। ओपन कर्व्स से मतलब क्या है, ये कहीं से भी क्लोज नहीं हो रहे। यहाँ से देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, इसके अंदर एंटर नहीं हो पा रहा, नहीं इसके अंदर एंटर हो पा रहा है। जबकि मैग्नेट में क्या होता था, अगर आपको याद हो तो मैग्नेट में क्या होता था, फील्ड लाइन इस तरीके से जाता था, अंदर से बाहर होल होता था पूरा, ठीक है। तो अगर आपसे कभी सवाल में पूछा जाए कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है इस चैप्टर में जो इट इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो ये वो प्रॉपर्टी है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व्स, दे आर नॉट क्लोज कर्व्स जस्ट लाइक मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिग्निफाई दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, ठीक है। अब कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड क्या होता है, इसके बारे में अगर मैं आपसे पूछूं और जानकारी मांगू तो क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? जैसे फॉर एग्जांपल कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। जो ग्रेविटी है बच्चों, ग्रेविटी इज आल्सो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, समझ में आती है बात, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का मतलब क्या होता है मैं समझाऊंगा, सुनना ध्यान। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो ये 1 किलो का ब्लॉक है और ये अर्थ की सरफेस पे रखा है, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड वो फोर्स फील्ड होता है जिसके अंदर वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप इज ऑलवेज 0, ठीक है। लिख लो अगर चाहो तो, वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज 0। ऐसा जो फोर्स होता है उसे हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो उसका कहना यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इसी तरीके की कैटेगरी में रिलाय करती हैं, इसीलिए दे आर कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ आपको कैसे। सोचिए मैं 1 किलो के डब्बे को 10 मीटर की हाइट पे लेके जाता हूँ, मान लो दिस इज पॉइंट ए है ना, दिस इज पॉइंट बी एंड व्हाइल रनिंग आई एम गोइंग टू पॉइंट सी, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं 1 किलो का जो डब्बा है उसके नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन, लेट्स से दिस हाइट इज 10 मीटर, ठीक है। एंड आपने जो ऊपर डिस्प्लेसमेंट दिया है इसको, डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस वो है 10 मीटर। तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ए से बी ले जाने की बात करूं, ए से बी ले जाने की बात करूं, अब आप फोर्स ऊपर की तरफ खुद लगा रहे हैं क्योंकि आप इसको ए से बी पे आप ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ए से बी पे इसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो आपका फोर्स ऊपर है एंड फोर्स की वैल्यू 10 है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 10 into 10 यानी कि 100 जूल। डन, बात सही एकदम, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि ग्रेविटी की बात करूँ तो ग्रेविटी का जो वर्क डन है वो है, नीचे ग्रेविटी एक्ट कर रही है, ऊपर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो दैट विल बी, ठीक है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर मैं यहाँ लिखूँ वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम ए टू बी, तो आंसर इज माइनस का 100 जूल। बट देन अगर मैं बात करूँ वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम बी टू ए या बी टू सी, कुछ भी लिख देता हूँ, बी टू ए या बी टू सी एक ही बात है, दोनों सेम ही चीज है ना। तो इट विल बी प्लस का 100 क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, फोर्स भी नीचे लग रहा है। अब आप इन दोनों को ऐड करके देखो तो राउंड ट्रिप में आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, तो है वर्क डन टोटल। तो ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी का जो फोर्स फील्ड है उसको भी कंजर्वेटिव कहा जाता है। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको भी कंजर्वेटिव कहा जाता है। तो ऐसा फील्ड जिसमें राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 हो उसे कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम हमारे 5th पॉइंट पे। इसके ऊपर भी एक सवाल हम लोग कर लेंगे, बहुत पॉसिबल है इसके ऊपर सवाल। 2 फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर, इफ दे डू there will be 2 directions at the same point which is quite impossible, ठीक है। ये याद रखें, ये तो कॉमन प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में भी सेम टू सेम प्रॉपर्टी थी। नेवर एवर 2 फील्ड लाइंस कैन क्रॉस ईच अदर बिकॉज इफ दे डू, अगर कोई क्रॉसिंग होती है इस तरीके से तो एक ही पॉइंट पे 2 टेंजेंट्स पॉसिबल हो जाएंगे, 2 डायरेक्शन पॉसिबल हो जाएगी, लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू अ सिंगल आइसोलेटेड चार्ज। दूसरे के कारण हो सकती है बट सिंगल के कारण। नंबर ऑफ फील्ड लाइन
leaving a positive charge and approaching a negative charge decides the magnitude of charge। ठीक है, जैसे ये लिखा मैंने यहाँ पे दिखा भी रखा है आपको। अगर फील्ड लाइन ज्यादा निकल रही हो किसी भी चार्ज से तो समझ जाइए कि उसका मैग्नीट्यूड जो है ज्यादा है ना। सिमिलरली अगर फील्ड लाइन ज्यादा टर्मिनेट हो रही है किसी भी चार्ज पे तो समझ जाइए कि उसका उसका जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव केस में अवे जाती है, नेगेटिव केस में टुवर्ड जाती है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो ऐसे याद रखो, अगर फील्ड लाइन डेंसिटी फील्ड लाइन की अगर बढ़ जाए तो चार्ज बहुत ही ज्यादा भारी है मैग्नीट्यूड में, मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मैग्नीट्यूड, और अगर कम फील्ड लाइंस आपको चार्ज के आसपास दिखें तो चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, ऐसा सोच के। ठीक है, तो ये है एक प्रॉपर्टी। 7 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, in fact they originate and terminate normally on the surface of conductor। ठीक है, they originate and terminate normally on the surface of conductor। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज कीजिए मेरे पास एक बॉल है मेटल का, तो इसके ऊपर से फील्ड, अब इस पे बॉल पे मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा है चारों तरफ, है ना, तो 90 डिग्री पे जो है 90 डिग्री पे जो है ये फील्ड लाइन यहाँ से ओरिजिनेट होगी, ये इंफिनिटी तक जाएगी हर डायरेक्शन, यहाँ से भी 90 डिग्री पे, यहाँ से भी 90 डिग्री पे। तो जो जो ओरिजिनेट होगी ना, जो सारी की सारी 90 डिग्री पे ओरिजिनेट। ठीक है, तो सारी की सारी फील्ड लाइन 90 डिग्री पे ही ओरिजिनेट। इसका मतलब ये है, और अंदर नहीं एंटर हो सकती क्योंकि कंडक्टर के अंदर हमेशा याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ठीक है, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों होता है इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारे जितने भी चार्जेस हैं, है ना, अगर सपोज मेटल का गोला है, मेटल की बॉल है, पूरा अंदर मेटल ही मेटल भरा हुआ है। ठीक है, सोच के देखो, मैंने अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख दिए अंदर सेंटर पे, तो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। रिपल्शन के कारण क्या होगा, ये एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, बट दूर कहाँ पे जा सकते हैं, लास्ट इनकी बाउंड्री ही सरफेस है, तो यहाँ पे आके ये इकट्ठे हो जाते हैं। अब जब यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो सेंटर पे यहाँ पे किधर कहीं पे भी इनके कारण जो फील्ड होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो यही रीजन होता है कि कंडक्टर की स्पेशलिटी है, कंडक्टर सारा का सारा चार्ज कहाँ पे फेंक देता है, सरफेस पे फेंक देता है। ठीक है, एंड सरफेस पे इस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है सो दैट की फील्ड इनसाइड द कंडक्टर बिकम 0। ठीक है, और इसका फायदा हमें कैसे मिलता है, अगर हम अंदर बैठे होते हैं तो कोई भी बाहरी इलेक्ट्रिक शॉक आप तक नहीं पहुंच सकता, बिकॉज यू विल बी इनसाइड अ केज। ऐसे केज के अंदर हो जहाँ पे बिजली के फील्ड घुस नहीं सकते। ठीक है, इसीलिए अक्सर कहा जाता है whenever there is a lightning, there is a thunderstorm, do not step outside the car। है ना, कार की बॉडी उस वक्त पे एक कंडक्टर की तरह एक्ट करती है एंड सारा का सारा चार्ज कार की सरफेस पे रहता है एंड यू आर इनसाइड अ कंडक्टर, हेंस देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस यू हैव नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ एनी लाइटनिंग और एनी शॉक। ठीक है, तो आपकी जान बच सकती है इफ यू स्टे इनसाइड द कार। ठीक है, उसको बोलते हैं, दैट टर्म इज बेसिकली नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, बोलते हैं शील्डिंग। कई बार हम पर्पसली भी शील्डिंग करते हैं, जैसे आपने मैग्नेट के वक्त पे पढ़ा होगा, देयर आर मैग्नेटिक कीपर्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट magnets from further damage। Similarly, there are certain electrical equipments which needs to be protected from such electric fields as well। तो वहाँ पे हम लोगों को उनके चारों तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करनी पड़ती है। दिस फेनोमेना इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कंडक्टर ओनली। ठीक है, तो ये तो सही थोड़ी सी जनरल बात है ना। फिर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिसाइडेड बाय द इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइन। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइन, जैसा मैंने बताया, जितना ज्यादा इंटेंस फील्ड, जितना ज्यादा घना फील्ड होगा या फिर फील्ड लाइन होगी, जैसे मान लो आपने पहले भी पढ़ रखा है, जो मैग्नेट होता है नॉर्थ और साउथ पोल्स पे ज्यादा नजदीक होती है फील्ड लाइन, काफी डेंस होती है, तो हम कहते हैं पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इज वेरी वेरी हाई। यहाँ पे भी वही सेम टू सेम चीज बोली जा रही है कि अगर फील्ड लाइन बहुत आसपास है, बहुत पास है, तो फील्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू अगर फील्ड लाइन जैसे दूर हो तो। ठीक है, तो रिलेटिव क्लोजनेस, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इस लाइन की जगह, रिलेटिव क्लोजनेस बिटवीन द फील्ड लाइन डिसाइड्स द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आप इसको चाहे तो वैसे भी लिख लें, दैट इज ऑल्सो अ गुड प्रॉपर्टी, है ना। तो याद रखें, दीज प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, तो इनका ध्यान हमें रहना चाहिए।